हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञानेशन क्लासेस। आज हम लोग हमारी हिंदी की रॉकेट रिवीजन में संचयन कंप्लीट करने लगे अपनी। इसमें हमारे 3 चैप्टर्स है, जैसे आप लोगों को पता है, हरिहर काका, सपनों के से दिन और टोपी शुक्ला। मैं एक बार इनका छोटा छोटा सा समराइज आप लोगों को देती हूँ, इन चैप्टर्स में क्या है, फिर इनके क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे। पहले हरिहर काका की हम बात कर लेते हैं। हरिहर काका जो थे वो उनके पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति ने जो उसके बारे में जो है हमें बताया है। ठीक है, हरिहर काका के 3 भाई यानी कि टोटल मिला के 4 भाई थे। इनके पास कुछ बीघा 60 बीघा जमीन थी कुल मिला के, जिसमें 15-15 बीघा चारों भाइयों में बटी हुई थी। हरिहर काका की 2 पत्नियां पहले ही दुनिया से चल बसी थी, जिसके बाद इनका आगे इनके बच्चे नहीं थे, तो इनका कोई भी उन जमीन पे हकदार नहीं था। अब इस पूरी कहानी में हमारी ठाकुर बारी आती है, जो कृष्ण जी का एक मंदिर है, जो गांव के ही उसमें कॉर्नर पे बना हुआ है। यहाँ पे क्या होता है कि जो ठाकुर बारी के महंत है, एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पर पूरी तरह से सिर्फ धर्म के नाम पर पाखंड होता है। जो महंत जी हैं, उन्होंने देखा कि हरिहर काका अकेले हैं, उनके पास बहुत सारी जमीन है, तो ऐसे ही उनके भाइयों की और महंत जी की दोनों की नजर उनकी जमीन पे थी। यहाँ पे महंत जी उनको समझाते हैं ठाकुर बारी में ले जाके कि आप अपना एक पुण्य का काम कर दीजिए। जो अपनी जमीनें हैं, आपके जाने के बाद आपका जायदाद का कोई मालिक नहीं रहेगा, तो आप अपनी जमीनें जो है ठाकुर बारी के नाम कर दो। एक पुण्य होगा कि आपने भगवान के नाम लिख दी है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे उनके भाई भी यही चाहते हैं कि उनके नाम पे उनकी जमीन हो जाए। कोई भी जो है हरिहर काका को घर पे प्यार नहीं करता था, ना उनकी देखभाल करता था। तो क्या हुआ, एक दिन हरिहर काका ना उनकी इन चीजों से परेशान हो गए। उनको ना खाना समय पे मिलता ना कुछ, तो इस चीज से वो परेशान होकर वो चले गए। ठाकुर बारी के महंत जी ने देखा कि बहुत ज्यादा परेशान है, उन्होंने उसका फायदा उठाया, उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश करी, पर इसी बीच जो है वो मैनिपुलेट तो हुए नहीं। एक दिन वो वहीं उधर जो है रात में रुक गए। अब उनके भाइयों की पत्नियों को लगा कि भाई हो सकता है कहीं ऐसा ना हो कि काका उनके नाम जमीन कर जाए। जैसे ही वो आए, उन्होंने बोला कि तुम क्या समझ रहे हो, जब उनको खाना नहीं मिला, कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास जमीन नहीं है, मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मेरे जमीन पे उगता है, मैं उसको बेच के अगर मेरे पैसा बचे तो मैं चाहूं तो मैं किसी को भी ना दूं। तो यहाँ पर इनकी यही कहानी चल रही थी। महंत जी ने उनको जो जबरदस्ती अंगूठा लगवाने की कोशिश करी, वहां पे बंद कर दिए कमरे में ठाकुर बारी के। उनके भाइयों को जब पता चला महंत जी की चाल के बारे में, वो पुलिस लेके जो है ठाकुर बारी चले गए थे। वहां पर उन्होंने देखा वो हरिहर काका वहां पे बंधे हुए थे कुर्सी के साथ। तो यहाँ से वो जो है बचाने की कोशिश कर रहे थे। तब हरिहर काका ने पुलिस को ये बयान दिया था कि ठाकुर बारी के महंत जी जो है वो उनका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी जमीन हड़पना चाहते हैं। उनके जबरदस्ती अंगूठे के निशान उन्होंने लगवा लिए हैं। अब यहाँ पे वो भाइयों के साथ जो है वापस आ जाते हैं घर। यहाँ पे आके बहुत देखभाल होती है, बहुत अच्छे अच्छे पकवान खिलाए जाते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद उनके भाइयों ने भी वही काम करा जो महंत जी ने करना था। ठीक है, उन्होंने भी जो है अपने हरिहर काका को बहुत पीटा करा, और उसके बाद जो है उनके उस पे जो है अंगूठे के निशान ले लिए थे कागज पे। तो इससे उन्होंने तब पुलिस को फिर बयान दिया कि भाई मेरे भाइयों ने निशान ले लिए, उनके नाम मेरी जमीन नहीं जानी चाहिए, जबरदस्ती लिए निशान। उसके बाद वो अपने लिए नौकर रख लेते हैं, पुलिस के जो है कर्मचारी जो है उनकी सेवा में लगे रहते हैं, उनके ऊपर पहरेदारी करते रहते हैं उनके लिए, और साथ ही उनके पास अच्छा खाना खाते हैं अब, और अच्छा ओढ़ते पहनते हैं। अब उन्हें किसी चीज की चिंता नहीं है। वो उनका सिर्फ एक ही कहना था, मैं मर भी जाऊंगा ना, पर मैं अपनी जमीन किसी के नाम नहीं करूंगा। ठीक है, दूसरा है सपनों के से दिन। सपनों के से दिन में क्या था, यहाँ पे गुरदयाल जी थे, जो उन्होंने अपने बचपन की कहानियां बताई कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें पढ़ने लिखने का शौक नहीं होता, बचपन में मनोरंजन का शौक होता है, सिर्फ वो खेलना कूदना चाहते थे। इनके दोस्त और ये क्या करते थे, ये मिट्टी के टीलों के ऊपर चढ़ते थे और गरम गरम रेत के ऊपर चढ़ने पे मिट्टी से लथपथ हो जाते थे। वहीं वो कूदते थे, तालाब के अंदर, नदी के अंदर कूदते थे वहां से।
तो इन सब चीजों के बारे में बताया उन्होंने कहा कि जैसे छुट्टियों के दिन आते थे तो हम लोग सब जो है नानी के घर जाना सबको अच्छा लगता है, तो छुट्टियों के दिन ये भी नानी के घर चले गए जैसी गर्मियों की छुट्टियां पड़ी। वहां पे भी वो यही करते, जैसे यहाँ पर जो है अपने दोस्तों के साथ रेत के टीलों पे चढ़ते और फिर कूदते नदी के अंदर, ऐसे वहां पर भी इन्होंने अपने दोस्तों के साथ यही करना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे छुट्टियां खत्म होने लग गई, जैसे हम लोगों को भी बहुत टाइम बाद ऐसे होता है कि भाई अब तो होमवर्क कर लेते हैं, नहीं तो हमें स्कूल में डांट पड़ेगी, ऐसे ही उनको भी जो है होमवर्क खत्म करने का एक वो था कि भाई डर रहता था कि भाई अब छुट्टियां कम हो गई है, वो काउंट करने लग जाते, इतने सम्स हैं, इतने दिन में करूंगा, एक दिन में इतने सम करूंगा तो हो जाएगा, ऐसे करते करते दिन बीत जाते थे, फिर वो काउंट करते थे। और ऐसे करते करते कई बार तो ऐसा होता था, कई बच्चों का होमवर्क नहीं हुआ होता था कि स्कूल जाके पिटना तो है ही, तो पिट जाए, तो मतलब कई बच्चों के मन से डर हट ही गया था। अब ऐसे उन्होंने बताया कि जैसे ही स्कूल खुलते हैं तो वहां पर उन्होंने अपने एक पीटी टीचर प्रीतम चंद जी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्रीतम चंद जी जो है उनका कैसा नेचर है, बहुत स्ट्रिक्ट नेचर के थे वो, बच्चों को बिल्कुल हाइट के हिसाब से लाइन में खड़ा करते थे असेंबली के टाइम पे, कोई भी हल्का फुल्का हिलता था तो उनको पीछे से जाके डंडा मारते थे उनके पैरों पे। तो इस चीज के बारे में उन्होंने बताया कि बहुत स्ट्रिक्ट थे। एक दिन उन्होंने संस्कृत के उनको श्लोक याद करने के लिए दिए थे और जो बच्चा याद नहीं करके आया उसको उन्होंने मुर्गा बना दिया, ठीक है। ये चीज जो हेड मास्टर थे उनको बताई गई, उन्होंने जो है इस चीज की स्ट्रिक्टनेस पे प्रीतम चंद जी को जो है उन्होंने निलंबित कर दिया था, सस्पेंड कर दिया था। इसी के साथ उन्होंने प्रीतम चंद जी की और भी अच्छी कहानियां बताई। उन्होंने बताया कि स्ट्रिक्ट तो थे वो, हमें डर तो लगता था, लेकिन जब वो स्काउटिंग कराते थे और सबके एक साथ कदम बढ़ते थे, हाथ हिलते थे, ये सब चीजों में जो है सब बच्चों का मन करने लग गया। अब प्रीतम चंद जी स्कूल भी सिर्फ प्रीतम चंद जी कह रही हूँ, जो गुरदयाल जी थे वो स्कूल भी इसी चीज के लिए जाते थे कि उनको स्काउटिंग में जाने का बहुत शौक था। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो प्रीतम चंद जी हैं उनको स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है। उनका अब सब बच्चे जो है स्काउटिंग के लिए फिर तरसने लग जाते हैं कि हमें स्काउटिंग में मजा आता था, चलो डांट लगाते थे कोई नहीं, पर लेकिन हमें स्काउटिंग भी तो कराते थे जो हमारे मनपसंद का काम था। तो यहाँ पे प्रीतम चंद जी जो है जब यहाँ से सस्पेंड करा गया तो वो काफी समय तक नजर नहीं आए। वो एजुकेशन ऑफिसर के पास गए, अपना पत्र लेके, वहां से भी उनको निलंबित कर दिया गया था। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही बच्चों को पता चला कि वो एक गली के कॉर्नर में उनका मकान था, ठीक है, छोटा सा मकान था, फर्स्ट फ्लोर का, एक छोटी सी बना हुआ था, वहां पे उनके पास 2 तोते थे जिनका वो देखभाल करते थे। तो एक दिन वो करते करते उनके पास चले गए बच्चे, उन्होंने बोला तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं आऊंगा, मेरा पढ़ाने का मन नहीं है, ठीक है। तो मतलब एक तरह से यहाँ पे इस वाले चैप्टर के अंदर बच्चों का बताया गया कि कैसे बच्चे जो है अपना लाइफ स्पेंड करते, बचपन में कैसे रहना चाहते हैं, कि उनको कोई भी पढ़ाई में मन नहीं होता, उसके बारे में यहाँ पे बताया। और ये भी बताया कि स्कूल जाना, कई बार बच्चों को पढ़ने के लिए मन नहीं करता था स्कूल जाने में, और उसके अलावा जो वो स्काउटिंग के लिए जाते थे। अगला चैप्टर टोपी शुक्ला, इसके अंदर हमारे 2 दोस्तों की कहानी बताई है, एक टोपी और दूसरा इफ्न मुस्लिम था और टोपी हमारा हिंदू था। अब यहाँ पे दोनों की दोस्ती हो गई। क्या हुआ कि जो इफ्न था ना, उसके फादर जो है गवर्नमेंट ऑफिसर थे और उनके राज्य में, यानी कि जो टोपी है उसके गांव में जो है वो तबादला हुआ था, उनका ट्रांसफर हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर उन दोनों की दोस्ती हो जाती, दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और एक ही साथ रहते उठते हैं। एक दिन क्या हुआ कि टोपी जब उसका इफ्न के दोस्त बन गया तो वो उसके घर चला गया। वहां गया, उसकी दादी जो है बिल्कुल उसको उसकी माँ की तरह लगी, ठीक है। उसकी दादी ने बहुत प्यार से उसको बुलाया करा, उसकी माँ के बारे में पूछती थी इफ्न की दादी, और टोपी से बहुत प्यार करने लग गई थी। टोपी से जिस तरह से वो बातें करती थी, टोपी को लगता था कि मैं वहीं बैठा रहूं। ऐसे ही उसने जो है एक दिन घर आया, डिनर टेबल पे सब बैठे हुए थे, तो उसने अम्मी बोल दिया था वर्ड, जो मुस्लिम वर्ड है, और उसकी दादी को उस चीज पे गुस्सा आ गया कि हमारे घर में मुस्लिम वर्ड कैसे यूज हुआ। तो उसने क्या करा, उसकी दादी ने कि ये क्या होता है, ये कौन सा वर्ड होता है, तो उसने क्या करा, उसकी माँ को बोला, उसकी माँ ने उसको पीटा खूब,
ठीक है। अब इसी समय से जो है टोपी अपनी दादी से नफरत करने लग गया था। वो इफ्न को बोलता था कि हम दोनों अपनी दादी बदल लेते, तुम मेरी दादी ले लो। तो वो कहता था कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपनी दादी दे दूं, ठीक है, क्योंकि टोपी के घर में तो सब एक जैसे थे, कोई भी उससे ढंग से प्यार नहीं करता था, सब उसको मारते करते थे, तो इसलिए उसको मन ही नहीं करता था घर जाने का। अब यहाँ पे टोपी क्या करता है, उससे बहुत ज्यादा दोस्ती होती है, दोनों एक दिन जो है यही वाली कहानी इफ्न को बता रहा होता है। और इफ्न के घर से जो है उनका जो सर्वेंट था वो आता है स्कूल के पास ही, और जहां वो बैठ के बातें कर रहे होते वहां आके बोलता है, इफ्न को बताता है कि दादी चल बसी। तो वो घर चले जाते हैं। जैसे जब भी टोपी उनके घर जाता तो बहुत शोर शराबा होता था, लेकिन अचानक से जो है सन्नाटा हो गया, बिल्कुल सन्नाटा, ठीक है। वो गया तो उसको बिल्कुल महसूस होने लग गया कि हाँ सच्ची कुछ हुआ है, क्योंकि सब शांत हो गया था माहौल जैसे ही, क्योंकि उसकी दादी मिलती थी सबसे पहले इफ्न की, अगर टोपी घर जाता था उनके, तो वो चीजें, वो कमियां जो है वो महसूस करने लगा। अब ऐसे ही क्या हुआ कि उसके फादर का दोबारा से ट्रांसफर का ऑर्डर आ गया इफ्न के पापा का। वो लोग तबादला करके जाने लगे। तो इस समय पे हमारे टोपी ने क्या बोला कि मैं किसी ऐसे लड़के से अब दोस्ती नहीं करूंगा जिसके फादर का ट्रांसफर होता हो। क्यों? क्योंकि टोपी को बार बार दोस्त जो है नए बनाने पड़ रहे थे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि टोपी भी जो है पढ़ाई में बहुत ज्यादा वीक हो गया, ठीक है। उसने 1 साल की जगह 3 साल एक क्लास को पास करने में लगा दिए। साथ ही वहां पे जो नए आए थे ऑफिसर्स, उनके इफ्न के पापा की जगह, उनके बच्चों के साथ उसने देखा कि मेरी दोस्ती नहीं हो सकती। एक उम्र में उससे ज्यादा बड़े थे, एक छोटे थे, और एक अगर उनकी उम्र का था भी तो लेकिन उनसे भाषा नहीं मिलती थी, वो ज्यादा अंग्रेजी बोलते थे। तो यहाँ पे इफ्न की दादी जो है, टोपी की दादी जो है, टोपी को बार बार जो है टोंट मारती थी कि भाई तुमसे पढ़ाई नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि हर साल जो है वो फेल हो जाता था। तीसरे साल बाद जब जाके वो पास हुआ, तब उसकी दादी ने कहा चलो किस्मत से ही सही, किसी तरह से सही, एक कक्षा को 3 साल में ही सही करके तुम पास तो हुए, ठीक है। तो यहाँ पे टोपी की कहानी साथ में हमें बताई गई थी इफ्न के साथ, ठीक है। और टोपी के घर में कैसा माहौल था उसके बारे में बताया गया था, ठीक है। अब हम इसके आरे प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। ओके, पहला है, महंत और अपने भाई हरिहर काका को एक जैसे क्यों लगते हैं? हरिहर काका कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। हरिहर काका को महंत और अपने सगे भाई एक जैसे इसलिए लगने लगे हैं क्योंकि दोनों ही स्वार्थ में डूबे हुए हैं। दोनों ही क्यों ऐसे लग रहे हैं? क्योंकि दोनों ही क्या कर रहे हैं, उनकी जायदाद को हड़पना चाहते हैं, और दोनों ही हरिहर काका के जमीन जायदाद को हड़पना चाहते थे, और उनकी जमीन को पाने के लिए वे किसी भी हद तक गिर सकते थे, क्योंकि उन्होंने अंगूठे के निशान ले लिए थे उनके। यहां तक कि दोनों हरिहर काका की जान तक लेने को तैयार थे। दिखावा करने के अलावा दोनों के पास कुछ नहीं था, और कुछ नहीं करते थे वो। यानी कि उनकी किसी भी तरह से किसी भी उसमें जो है वो हासिल करना चाहते थे जायदाद को। हरिहर काका एक सीधे साधे और भोले किसान की अपेक्षा चतुर हो चले थे। कथन के संदर्भ में 60 से 70 शब्दों में विचार व्यक्त करने हैं। हरिहर काका को जहां पहले सीधे साधे और भोले किसान के रूप में चित्रित किया गया, वहीं कटु अनुभवों के चलते उनमें चातुर्य कौशल भी दिखाई पड़ता है। यानी कि जैसे वो सीधे साधे से थे पहले, ठीक है, अपने भाइयों की और महंत जी की चालाकियां देखकर जो है वो भी चतुर होने लग गए थे, ठीक है। उनको सारी चीजों की पता चलता था कि क्या कौन चालाकी मेरे से करना लगा है। अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते थे। क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस ज्यादा था एज के हिसाब से, इसलिए अपनी जमीन जायदाद को लालची लोगों से बचाना चाहते थे। एक बार ठाकुर बारी के महंत ने भी हरिहर काका से लाभ उठाने की योजना बनाई थी। महंत ने काका से कहा कि ठाकुर बारी के नाम जमीन दान करके उन्हें पुण्य मिलेगा, ठीक है। यहाँ बताया गया है कि महंत जी ने जो है बोला था कि उनको जो है पुण्य मिलेगा, इसलिए जो है उनकी जायदाद जो है ठाकुर बारी के नाम वो करवाना चाहते थे। और ये भी कहा था कि ऐसा करने से वो सीधे स्वर्ग जाएंगे। और काका के सगे भाई भी उनकी जमीन जायदाद को अपने नाम करने को कहते थे, और इसके बदले उनका आदर सत्कार व देखभाल करने लग गए थे। हरिहर काका महंत और अपने सगे भाइयों की बात को ध्यान पूर्वक सुनते,
पर किसी की भी बात को नहीं मानते। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि इसी गांव में कई लोगों ने अपने जमीन जायद को अपने रिश्तेदारों या किसी और के नाम लिखवा दिया, बाद में उनका जीवन कुत्ते की तरह हो गया, यानी कि बहुत बेकार जीवन कर दिया लोगों ने, बद से बदतर कर दिया, और उन्हें कोई पूछने वाला भी नहीं था। हरिहर काका धोखे में नहीं पड़ना चाहते थे, इसलिए वो जीते जी अपनी जमीन ना महंत के नाम यानी ठाकुर बारी के नाम, ना ही अपने सगे भाइयों के नाम करना चाहते थे। अगला प्रश्न, हरिहर काका पाठ के आधार पर बताइए कि धर्म के नाम पर किस तरह साधारण जन की भावनाओं से खेला जाता है। हरिहर काका पाठ में धर्म के नाम पर सीधे साधे गांव के लोगों को ठाकुर बारी के नाम पर बेवकूफ बनाया जाता है, और धर्म के ठेकेदारों द्वारा जैसे महंत इत्यादि लोग केवल आराम से ठाट बाट का जीवन व्यतीत करते हैं। क्योंकि वो क्या चाहते थे, जो महंत थे या जो ठाकुर बारी के लोग थे, वो चाहते थे कि ठाकुर बारी के नाम हो जाए और उनकी पैसा, जमीन, जो भी चीज है सब, बाकी सब जो है गुंडागर्दी या मारपीट करके भी हड़पनी पड़े तो वो हड़पना चाहते थे, हथियाना चाहते थे। हिंसा तक पे जो है वो चाहते थे कि हिंसा करनी पड़े लेकिन हम उनको अपने नाम कर लेते हैं। और काका जैसे लोग जमीन हथियाने के लिए पहले बहलाना फुसलाना, फिर ना मानने पर बंधक बनाकर जबरदस्ती अंगूठा लगवाना, ये सब काम करते थे। अगला, समाज में रिश्तों की क्या अहमियत है, हरिहर काका पाठ के आधार पर बताइए। आधुनिक युग रिश्ते भावनाओं की सीमाओं से परे केवल धन दौलत पर आधारित है, सिर्फ पैसे पर ही आजकल के रिश्ते जो है हमारे टिके हुए हैं। हरिहर काका अपनी मर्जी से चाहे सब कुछ अपने भाइयों को दे देते, लेकिन भाइयों के लालच और आतुर स्वभाव के कारण, यानी कि जिस तरह से उनके भाइयों ने उनको मारा पीटा था, उस चीज के कारण जो है उनकी असलियत सामने आ गई। ठाकुर बारी के महंत यूं तो धर्म का ठेकेदार, परंतु वो भी लालच के कारण जो है इंसानियत की सारी हदें पार कर गए थे, जिसकी वजह से हरिहर काका को ना तो अपनों से प्यार मिला, ना ही दूसरों से हमदर्दी मिली, जिसकी वजह से आजकल के रिश्ते जो हैं हमें खोखले दिखाई देने लग गए हैं। अगला है, अपने भी पराये बन जाते हैं, संपत्ति के लिए हरिहर काका कहानी के आधार पर सिद्ध कीजिए। हरिहर काका कहानी से यह पता चलता है कि संपत्ति के लिए अपने भी पराये बन जाते हैं, यानी कि जैसे उन्होंने अपने भाइयों के बारे में बताया कि भाई भी जो है उनके सगे भाई होने के बाद भी जो उनकी जमीन हड़पना चाहते थे। हरिहर काका की 15 बीघे जमीन के लिए गांव के ठाकुर बारी के महंत व साधु संत ही नहीं बल्कि हरिहर काका के सगे भाई बंधु भी उनके साथ दुर्व्यवहार करने लग गए थे। एक बार उनके भाइयों ने उनके साथ बहुत ही ज्यादा बुरा व्यवहार किया, जबरदस्ती उनके अंगूठे के निशान कागजों पर लगवा लिए और उनके विरोध करने पर, इस चीज का अगेंस्ट गए थे हरिहर काका, तो उनके ऊपर उन्होंने प्रहार भी कर दिया था, यानी कि मारा पीटा भी था उनको। काका के चिल्लाने पर उन्होंने उनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया था। अब ऐसा कोई भी बुरा व्यवहार बाकी नहीं रहा है उनके साथ जो नहीं हुआ हो, ठीक है, यानी कि महंत जी ने भी करा और उनके भाइयों ने भी उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि हरिहर काका को अपने ही लोगों से ठेस पहुंची थी। महंत जी ने हरिहर काका को एकांत कमरे में बिठाकर प्रेम से क्या समझाया, अपने शब्दों में बताना है। महंत जी ने एकांत कमरे में हरिहर काका को बैठाकर ये समझाया कि रिश्ते नाते स्वार्थ पर टिके हुए हैं। महंत ने हरिहर काका की खूब सेवा की और विभिन्न प्रकार के लालच को देकर काका की जमीन हड़पने का प्रयास किया, कोशिश करी थी उन्होंने भी। मैंने आपको बताया ना कि उन्होंने भी जो है ये सोचा था कि उनको समझा के कि पहले वो समझ जाएं और उनके नाम यानी कि ठाकुर बारी के नाम जो है जमीन कर दे, ठीक है। पर लेकिन उन्होंने जो है नहीं हुआ तो जबरदस्ती करने की कोशिश करी, लेकिन अंत में महंत ने काका से कहा कि ठाकुर बारी के नाम जमीन दान करने से उन्हें पुण्य मिलेगा, सीधे स्वर्ग जाएंगे। जब तक ये ठाकुर बारी रहेगी तब तक इसके साथ तुम्हारा नाम जुड़ा रहेगा, यानी कि वो चाहते थे कि जब तक ये ठाकुर बारी है तब तक तुम्हारा नाम पहचाना जाएगा कि तुमने अपनी जमीन ठाकुर बारी के नाम कर दी थी और इसका लाभ तुम्हें अगले जन्मों तक मिलता रहेगा। इस तरह से महंत ने काका से जबरदस्ती कागज पर अंगूठे के निशान ले लिए थे।
अगला, हरिहर काका को पुलिस सुरक्षा क्यों प्रदान की गई थी? अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि उनके पास जो है बहुत पैसा था, महंत जी और उनके भाई जो है जमीन हड़पना चाहते थे, तो इसीलिए जो है उन्होंने 2 बार हमला हो चुका था उनके ऊपर और दोनों बार वो बच गए थे। एक बार ठाकुर बाड़ी के साधु संतों ने उनका अपहरण कर लिया था और उन्हें मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो बच गए। और दूसरी बार उनके भाइयों ने अपने भाइयों ने ही जो है उन्होंने जान से मारने और जमीन में गाड़ देने की धमकी दी थी, जिसकी वजह, लेकिन पुलिस समय पर आकर उनकी मदद की थी पुलिस ने, और इस तरह हरिहर काका बच गए थे। बाद में हरिहर काका की जान की सुरक्षा के लिए और अपहरण से उन्हें बचाने के लिए पुलिस सुरक्षा प्रदान की गई थी। ओके, अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे हमारे चल रहे सपनों के इस दिन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। लेखक गुरदयाल सिंह अपने छात्र जीवन में छुट्टियों के काम को पूरा करने के लिए योजनाएं तैयार करते थे। क्या आप भी योजनाएं लेखक की क्या आपकी योजनाएं लेखक की योजनाओं से मेल खाती है? उदाहरण देकर स्पष्ट करना है। लेखक अपने छात्र जीवन में स्कूल से छुट्टियों में मिले काम को पूरा करने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाते थे। जैसे हिसाब के मास्टर जी द्वारा दिए गए 200 सवालों को पूरा करने के लिए रोज 10 सवाल निकाले जाने पर 20 दिन में पूरे हो जाएंगे, लेकिन खेल कूद में और छुट्टियां बीत जाती थी। फिर वो उनके पिटाई के डर से जो है उनको लगता है कि रोज 15 सवाल वो कर लेंगे, जिससे वो छुट्टियों में उनका काम पूरा हो जाएगा, लेकिन अब फिर छुट्टियां कम रह जाती थी, तो उनके दिन जो है कम होने लगते थे, स्कूल का काम खत्म नहीं होता था। ऐसे में लेखक पिटाई के डरने के बावजूद उन लोगों की भांति बहादुर बनने की कोशिश करने लगते थे जो छुट्टियों में काम पूरा करने की नहीं करते थे, बल्कि मास्टर जी की पिटाई खाना अधिक बेहतर समझते थे। वो समझते थे कि हम पिटाई खा लेंगे वो ज्यादा अच्छा है, काम नहीं हुआ पूरा तो उसकी तरफ ब्रेव बनने की कोशिश करते थे। स्कूल किस प्रकार की स्थिति में अच्छा लगने लगता है और क्यों? मास्टर जी जब परेड करवाते, मैंने आपको बताया कि स्काउटिंग का उन्हें बहुत शौक था, तो वो जब स्काउटिंग होती थी ना, तो उस चीज को करने के लिए बहुत ज्यादा जो है मेहनत करने लगते, उनको स्कूल जाना अच्छा लगने लग जाता था। मास्टर जी जब परेड करवाते थे तो सभी विद्यार्थी अपने छोटे छोटे जूतों की एड़ियों पर दाएं बाएं या एक कदम मुड़कर जूतों की ठक ठक करते, जैसे वे सभी विद्यार्थी ना होकर कोई बहुत महत्वपूर्ण आदमी हो। ठीक है, ऐसे बूट वगैरह पहन के, अच्छी वर्दी पहन के जो है वो स्कूल जाते थे, क्योंकि स्काउटिंग में अलग ड्रेस होती थी उनकी। स्काउटिंग पढ़े और स्काउटिंग और पिकनिक जैसे कार्यक्रम हो करते हुए कोई भी विद्यार्थी कोई गलती ना करता तो पीटी साहब अपनी चमकीली आंखें हल्के से झपकाते और उन्हें शाबाशी देते। जब कोई अच्छा स्काउटिंग का करता था, कोई इधर उधर नहीं हिलता था और बहुत अच्छे से जो है पैर उठाना करना करता था, तो पीटी टीचर जो प्रीतम चंद जी थे उनको शाबाशी देते थे। तो लेखक और उसके दोस्तों को बहुत अच्छा लगता था। स्काउटिंग के दिनों में स्कूल उन्हें बेहद अच्छा लगने लगता था, अतः स्कूल जाना उसी स्थिति में अच्छा लगता था जब पढ़ाई ना करनी पड़े और स्काउटिंग या पिकनिक जैसे कार्यक्रम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों को अनुशासन में रखने के लिए पाठ सपनों के से दिन में अपनाई गई युक्तियों और वर्तमान में स्वीकृत मान्यताओं के संबंध में विचार प्रकट कीजिए। अब इसमें क्या था, पाठ सपनों के से दिन में विद्यार्थियों को अनुशासन में रखने के लिए उन्हें कई प्रकार के शारीरिक दंड दिए जाते थे। मैंने बताया आपको कि अगर वो लाइन में हाइट के अकॉर्डिंग हिलते करते थे तो पीछे से आके प्रीतम चंद जी उन्हें एक डंडा भी लगा देते थे। पिटाई भी इतनी अधिक कि चमड़ी उधेड़ने वाली कहावत चितार्थ, दंड ऐसा कि बच्चे चक्कर खा जाए। बच्चों का कोमल मन ऐसे बर्बरतापूर्ण व्यवहार से अधिक उदंड या फिर दब्बू बना देता है, यानी कि उन्हें प्रेशराइज कर देता है कि भाई अब तो हम पिटेंगे, हमें सही होना पड़ेगा इस मामले में, तो वो उनसे डरने लग जाते थे। पढ़ाई लिखाई में अरुचि आ सकती है, इन्हीं कारणों को समझकर मनोचिकित्सकों के अनुसार शारीरिक दंड उचित नहीं है। आज की शिक्षा प्रणाली में प्यार, समझ, सूझबूझ व समस्या की जड़ पर
पहुंचकर उसका निदान करने में विश्वास होना चाहिए। जो आजकल की स्टडीज है, पहले उनके टाइम पे जो है गुरदयाल जी के टाइम पे क्या होता था कि पिटाई भी हो जाती थी ना पढ़ने पर आजकल की शिक्षा प्रणाली में क्या चेंजेस आ गए कि अब प्यार से, समझ व सूझबूझ से या फिर समस्याओं की जड़ पर पहुंचकर उनको हल करने में विश्वास किया जाता है। शारीरिक दंड का आज की शिक्षा नीति में कोई भी स्थान नहीं, यानी कि पिटाई वगैरह का कोई भी जो है स्थान नहीं है। सपनों के से दिन पाठ के आधार पर आजकल स्कूली शिक्षा प्रणाली में क्या परिवर्तन आए हैं। आज की स्कूली शिक्षा प्रणाली शारीरिक दंड या किसी भी प्रकार के दंड का विरोध करती है। अभी मैंने आपको बताया कि जिस तरह से कि जो पहले शारीरिक दंड मिलता था वो आज के समय पे कानूनी अपराध हो गया है और बच्चों को सुधारने के लिए मनोवैज्ञानिक तरीके अपनाए जाने लग गए, यानी कि उनमें अनुशासन, सम्मान, यानी कि प्यार से उनको पढ़ाया जाने लग गया है। बल्कि कोई भी समस्या आती है उनको तो उसका निपटारा भी जो है प्यार से किया जाता है, उन चीजों को सॉल्व करा जाता है बच्चों की हर समस्या को। ठीक है, तो ये अभी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। नेक्स्ट, सपनों के से दिन पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि बचपन का समय सबसे अच्छा होता है। सपनों के से दिन पाठ में लेखक के बचपन की मस्ती के दिन बड़े निराले थे। लेखक कहता है कि पूरे साल में केवल वे लोग 2 ही महीने पढ़ाई करते थे और बाकी समय मौज मस्ती करते थे। पढ़ाई का सबको डर लगता था। लेखक और उसके साथी अक्सर स्कूल जाने में आनाकानी करते थे, क्यों? पढ़ाई का उनको शौक नहीं था। लेकिन उन्हें पीटी सर की स्काउट क्लास पसंद थी, क्योंकि उन्हें खाकी वर्दी पहनने, कुछ फील्ड स्टंट करने का मौका मिलता था। हालांकि पीटी सर काफी सख्त थे, स्ट्रिक्ट टीचर थे। जो प्रीतम चंद जी थे बहुत स्ट्रिक्ट टीचर थे, मैंने अभी बताया आप लोगों को। लेकिन स्कूल के प्रधानाचार्य बहुत दयालु थे। ठीक है, छुट्टियों में जो भी गृह कार्य मिलता उसे कल पर टालते रहते थे और सारी छुट्टियां खेलने कूदने में निकाल देते थे। बाद में जब छुट्टियां खत्म होने का टाइम आता था तो वो भी डर रहता था कि भाई हमारी पिटाई हो जाएगी, तो उसको गृह कार्य को जो होमवर्क होता था उसको कैसे पूरा करें वो भी उनको सोचना पड़ता था। लेकिन क्या होता था कि वो आखिरी में जब नहीं होता था पूरा काम तो वो क्या सोचते थे कि चलो कोई नहीं, पिट जाएंगे। वो उनको सबसे सही लगता था, सबसे सस्ता सौदा एक तरह से। लेखक छुट्टियों में गांव में अपनी नानी के घर जाता और वहां खूब मौज मस्ती करता। खूब लाड प्यार दुलार करती उनकी नानी और घी मक्खन दूध पिलाती थी। लेखक पूरे गांव में मौज मस्ती करता, तालाब में नहाता, रेत के टीलों पर लौटता और खेत खलिहानों में अपने साथियों के साथ इधर उधर भटकता रहता था। तो ऐसे हमारे सपनों के से दिन में गुरदयाल जी के बचपन के दिन थे। पीटी अध्यापक कैसे स्वभाव के व्यक्ति थे? विद्यालय के कार्यक्रमों में उनकी कैसी रुचि थी? अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, पीटी साहब बहुत सख्त और अनुशासन प्रिय शिक्षक थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे। उनको डिसिप्लिन बहुत ज्यादा अच्छा लगता था कि हर बच्चा जो है डिसिप्लिन में रहे। स्कूल में वे छात्रों की जरा सी गलती के लिए फटकार लगाते थे। स्कूल की प्रार्थना सभा में वे बच्चों को कतार में खड़ा करते थे और अगर कोई बच्चा शरारत में इधर से उधर हिलता था तो उसकी चमड़ी उधेड़ देते थे, पिटाई कर देते थे। स्काउट परेड के आयोजन में वह अहम भूमिका निभाते थे तथा अपने मार्गदर्शन में बच्चों के से कुशलता पूर्वक परेड करवाते, स्काउटिंग करवाते थे और परेड अच्छा करने पर बच्चों को शाबाशी भी देते थे। इसलिए बच्चे उनकी शाबाशी फौज के तमगों सी लगती थी। इसलिए कुछ समय के लिए उनके मन में पीटी टीचर के लिए सम्मान, रिस्पेक्ट आ जाती थी। ओके, बालमन किसी स्वार्थ या हिसाब से चलायमान नहीं होता। बचपन प्रेम के रिश्ते के अलावा किसी और रिश्ते को कबूल नहीं करता। ठीक है, या फिर टोपी शुक्ला पाठ में टोपी अपने परिवार के एक सदस्य को बदलने की बात करता है। उसकी सोच के आधार पर उसकी मनोदशा का वर्णन कीजिए। ठीक है, प्रेम केवल अपनापन देखता है, जाति या धर्म नहीं। टोपी शुक्ला को अपनेपन की तलाश थी जो उसको इफ्न की दादी से मिली थी। ठीक है, अपनापन उसको किससे मिलता था? इफ्न की दादी से मिलता था। टोपी को इफ्न की दादी बहुत अच्छी लगती थी।
उनकी हर एक शब्द शक्कर की तरह मीठा लगता था उनको। इसलिए इब्न की दादी से टोपी बहुत गहरा संबंध बन गया था उसका, और अपनी दादी से वो नफरत करने लग गया था, क्योंकि उसकी खुद की दादी उसे हमेशा डांटती रहती थी और कभी उसके मनोभावों को समझने का प्रयास नहीं करती थी कि उसके मन में क्या चल रहा है। इसलिए टोपी ने अपनी दादी को इब्न की दादी से बदलना चाहा। उसने कहा कि मेरी दादी तुम ले लो और तुम्हारी दादी मुझे दे दो। वह इब्न की दादी से प्यार व अपनापन से वह बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया था, क्योंकि उसकी दादी जो उसको बहुत प्यार से लाड प्यार करती थी, बहुत प्यार से बात करती थी। अगला, वह तो जब डॉक्टर साहब की जमानत जब्त हो गई तब घर में जरा सन्नाटा हुआ और टोपी ने देखा कि इम्तिहान सर पर खड़ा है। वह पढ़ाई में जुट गया, परंतु ऐसे वातावरण में कोई पढ़ सकता था, इसलिए उसका पास हो जाना ही बहुत था। ठीक है, या फिर आ सकता है। वाह, दादी बोली, भगवान नजरे बंद से बचाए, रफ्तार अच्छी है, तीसरे बरस तीसरे दर्जे में पास हो गए हो। टोपी ज़हीन होने के बावजूद कक्षा में 2 बार फेल हो गया था। जीवन के प्रतिकूल परिस्थितियों से हार मान लेना कहाँ तक उचित है? टोपी जैसे बच्चे के विषय में आपकी क्या राय है? तो ये या ऐसा क्वेश्चन आ सकता है या फिर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, दोनों ही चीजें क्या बताती हैं कि जैसे वो 3 साल उसने जो है एक क्लास में लगा दिए, 3 साल बाद जाके जो है एक क्लास उसने पास आउट करी, तो वो बताते हैं कि उसके मन में कैसी स्थिति चल रही थी, कैसा वातावरण था उसके पास। ज़हीन मतलब बुद्धिमान बच्चा था वो। बुद्धिमान होने के बावजूद टोपी 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हो गया था। उसकी पारिवारिक परिस्थितियां उसकी पढ़ाई में बाधा उत्पन्न करती थी, क्योंकि परिवार में जो है परिस्थिति अच्छी नहीं थी। सब जगहों पे जो है उसको काम करना पड़ता था। जब भी वह पढ़ने बैठता तो बड़े भाई या माँ को कोई काम याद आ जाता था जो सिर्फ वो ही कर सकता था। छोटे भाई उसकी कॉपी खराब करने में लगे रहते थे। दूसरे साल उसे टाइफाइड हो गया था। डॉक्टर भृगु नारायण जो उसके फादर थे, वो चुनाव के लिए खड़े हो गए थे और घर में चुनावी माहौल बन गया था। परंतु फिर उसने दृढ़ निश्चय किया कि वह किसी भी तरह परीक्षा पास जरूर करेगा, और उसने कर दिखाया तो पास हो गया था। सच्ची लगन और दृढ़ निश्चय से जो काम उसने तीसरे साल में किया, उसे पहले साल में भी किया जा सकता था। परिस्थितियां हमेशा हमारे अनुकूल नहीं होती, चेंज होती रहती है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना हमेशा एक जैसी कंडीशन हो, अच्छा ही अच्छा हो। कभी ना कभी परिस्थितियां तो बदलती रहती है, तो उनका सामना करके कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ के अपना लक्ष्य हम प्राप्त कर सकते थे। नेक्स्ट, राम दुलारी की मां से टोपी पर क्या प्रभाव पड़ा? टोपी शुक्ला पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। राम दुलारी टोपी की मां है। मैंने आपको बताया था कि वो डाइनिंग टेबल पे जब बैठे थे तो उसने जैसे ही उर्दू वर्ड बोला था तो उसकी पिटाई करी थी उसकी दादी के बोलने पर उसकी मां ने। राम दुलारी की मार का टोपी पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। एक दिन खाने की मेज पर टोपी ने अपनी मां राम दुलारी को अम्मी कहकर पुकारा। टोपी के मुख से अम्मी शब्द सुनकर घर वालों के होश उड़ गए। सभी की आंखें टोपी पर जम गई। फिर दादी के पूछने पर टोपी ने बताया कि अम्मी शब्द उसने अपने दोस्त इब्न के घर में सीखा है। ठीक है, जिस दिन सभी को पता चला कि टोपी ने मुस्लिम लड़के से दोस्ती कर रखी है, टोपी की मां ने टोपी को बहुत मारा और एक ही बात बार बार पूछती रही कि क्या अब वह इब्न के घर जाएगा, और अगर वो हाँ करता तो पीटती उसे। और इसके उत्तर में हर बार टोपी हाँ ही कहता था। टोपी की मां मारते मारते थक गई, लेकिन टोपी ने ये नहीं कहा कि मैं नहीं जाऊंगा उसके घर। उसने कहा हाँ मैं जाऊंगा। वह इतना पिट गया था कि उसका सारा बदन दुख रहा था। जब टोपी की पिटाई हो रही थी तो उसी समय मुन्नी बाबू एक और बात जोड़कर बोले कि टोपी को दुकान पर कबाब खाते हुए देखा था उन्होंने, जबकि इसमें कबाब खाते हुए मुन्नी बाबू को टोपी ने पकड़ा था। लेकिन उसकी पिटाई के टाइम पर जो है उन्होंने अपना बदला उससे लेने की कोशिश करी ताकि वो बोल ना दे। उन्होंने कह दिया कि मैंने इसको इब्न के साथ कबाब खाते हुए देखा था। कबाब का नाम सुनते ही टोपी की मां नफरत के साथ 2 कदम पीछे हट गई
और राम राम कहने लग गई। टोपी बहुत उदास हो गया क्योंकि मुन्नी बाबू ने झूठ बोला था। वह बस यही सोचता रहा कि काश वह एक दिन मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाता और सबक सीख पाता। अगला है, टोपी शुक्ला पाठ के आधार पर बच्चों की मनोवृत्ति पर किस प्रकार प्रकाश डाला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बचपन में कैसा जो है उसका टोपी की एक मतलब मनोस्थिति कैसी थी उसके बारे में बोला गया है। टोपी अपने भरे पूरे परिवार में अकेलापन महसूस करता है क्योंकि उसकी भावनाओं को कोई भी नहीं समझता था। दादी भी हमेशा टोपी की छोटी छोटी गलतियों पर गुस्सा हो जाती थी। टोपी को जो प्यार इफ्न की दादी से मिला था, अपनी खुद की दादी से कभी नहीं मिला था। टोपी के भाई मुन्नी बाबू और भैरव जो थे उनसे झगड़ा होता रहता था। टोपी का अच्छा मित्र इफ्न था। वह इफ्न के घर जाता था और इफ्न की दादी से कहानियां सुनता था क्योंकि इफ्न की दादी उसे बहुत प्यार करती थी। जैसे ही वो जाता था बहुत मीठे बातें करके जो है उससे बात करती थी, हमेशा उससे प्यार से बात करती थी। इसलिए उसको अपनी दादी से जो है एक समय पे आके नफरत होने लग गई थी। टोपी को वहां अपनापन महसूस होता था, परंतु इफ्न मुस्लिम होने के कारण उनके बीच मजहब की दीवार थी। ठीक है, क्योंकि टोपी हिंदू था, इफ्न मुस्लिम था, उनके बीच में रिलीजन की जो एक दीवार बन गई थी। टोपी के घर वाले टोपी को इफ्न के घर जाने से मना करते थे। फिर इफ्न की दादी के मरने के बाद जो अकेलापन महसूस कर रहा था, इफ्न के पिता की बदली मुरादाबाद हो गई थी, वो वहां से चले गए, तो उसको और ज्यादा जो है ना वो अकेलापन और ज्यादा उसको करने लग गया, उसके अंदर घर कर गया। मित्र के जाने के बाद टोपी स्कूल में अकेला हो गया। बुद्धिमान था, लेकिन वो बुद्धिमान होने के बावजूद जो है 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हुआ, तीसरी बार में जाके उसने पास करी थी, जिसकी वजह से सब लोग जो है उसका मजाक उड़ाते, चाहे उसके क्लास के बच्चे थे, उसके टीचर्स थे या घर का माहौल था, सब उसका मजाक उड़ाते थे। अगला है, अम्मी शब्द पर टोपी के घर वालों की क्या प्रतिक्रिया हुई। अम्मी शब्द सुनकर जो है सुनते ही सब मेज पर से खड़े हो गए, सब चौंक गए, सबका हाथ जो खाना खाते खाते रुक गया था। वे सभी लोग टोपी के चेहरे की ओर देखने लगे कि अम्मी शब्द उर्दू का शब्द था और उसने वो इफ्न के घर से सीखा था। टोपी जो था वो हिंदू था, उसके मुंह से ये शब्द सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे रीति रिवाजों की दीवार हिलने लग गई है। टोपी की दादी सुभद्रा देवी तो उसी वक्त खाने की मेज से उठ गई और टोपी की मां राम दुलारी ने उसे बहुत मारा। नेक्स्ट, 10 अक्टूबर सन 45 का दिन टोपी के जीवन में क्या महत्व रखता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में आया है ये वाला क्वेश्चन। 10 अक्टूबर सन 45 का ऐसे तो कोई महत्व नहीं है, लेकिन टोपी के जीवन के इतिहास में इस तारीख का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि इस तारीख को इफ्न के पिता की बदली मुरादाबाद हो गई थी और वो मुरादाबाद चले गए थे। इफ्न की दादी के मरने के बाद थोड़े दिनों बाद ही इफ्न के पिता की बदली हो गई थी, ट्रांसफर हो गया था। टोपी दादी के मरने के बाद तो अपने आप को अकेला महसूस कर ही रहा था, अब इफ्न चला गया और अकेलापन हो गया उसके लिए। इसलिए टोपी ने 10 अक्टूबर सन 45 को कसम खाई कि अब वे किसी भी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसके पिता ऐसी नौकरी करते जिसमें बदली होती रहती है, यानी कि ऐसे बच्चे से कभी दोस्ती नहीं करेगा कि जिसके फादर का ट्रांसफर होता रहता है और उसको दोस्त बदलने पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोपी ने इफ्न से दादी बदलने की बात क्यों कही थी। इफ्न के घर पर टोपी का सबसे अधिक मेल मिलाप उसकी दादी से ही था। दादी की बोली उसे बहुत पसंद थी और टोपी की माँ की बोली की तरह ही उसको उसकी दादी की बोली लगती थी। टोपी को इफ्न की दादी का हर एक शब्द ऐसे लगता है बहुत मीठा, शक्कर घोल के बोला गया हो। पके आम के रस को सुखाकर बनाई गई मोटी परत की तरह मजेदार लगती थी। तिल के बने व्यंजनों की तरह अच्छा लगता था और वो दादी की डांट सुनकर चुपचाप उनके पास चला जाता था। टोपी को अपनी दादी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, इसीलिए वो इफ्न से अपनी दादी को बदलने की बात
करता था। ठीक है, तो ये हमारे संचयन के क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग स्पर्श के गद्य खंड के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। थैंक यू।